हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का केमिकल काइनेटिक्स। बेसिकली यार आज के लेक्चर में हमें काफी एडवांस लेवल अप्रोच ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रेट लॉ निकालना। आज का टॉपिक बड़ा ही जबरदस्त है, कैलकुलेशन ऑफ रेट लॉ एंड ऑर्डर। एंड ये काफी एडवांस्ड लेवल अप्रोच फाइन। सो तीन अलग अलग तरीकों से हम बेसिकली इसको करेंगे। तो ध्यान रखना है कि तीनों के अंदर क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो तीनों में थोड़ी थोड़ी अलग है। फाइन, मैं सबसे पहले केस से स्टार्ट करता हूं। केस वन मेरे पास क्या है, मैकेनिज्म in which RDS is given. RDS का मतलब सबको पता है, rate determining step is given and it involves no intermediate, जो no intermediate on reactant side। ये इंपॉर्टेंट शब्द है। सो बेसिकली केस वन वो है जिसमें हमें रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया हुआ है एंड उसमें जो आरडीएस स्टेप है वो भी बता रखा है। फाइन, आपको याद होगा आरडीएस स्टेप बेसिकली होता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, यानी कि किसी भी रिएक्शन का सबसे स्लोएस्ट स्टेप। अगर तो वो रिएक्शन एक एलिमेंट्री रिएक्शन है यानी कि सिंगल स्टेप रिएक्शन है, फिर तो वही आरडीएस है। जब बच्चा ही एक है तो वही फर्स्ट आएगा भाई, सिंपल सी बात है। एंड अगर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है यानी कि एक रिएक्शन के आगे दो तीन पार्ट्स बन रहे हैं या दो तीन स्टेप्स में वो हो रहा है, तो उसमें सबसे जो स्लोएस्ट स्टेप है वो आपका आरडीएस स्टेप होता है। क्लियर? स्लोएस्ट को मैं थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। हमने बात करी थी पिछले लेक्चर में कि आपकी एक साइकिल बनाने की फैक्ट्री है जिसमें आप 250 टायर्स 100 बॉडीज पर सिर्फ 20 ही सीट्स बना सकते हो एक दिन के अंदर। तो आप कितने साइकिल मैन्युफैक्चर कर सकते हो? सिर्फ 20, क्योंकि सीट्स बहुत कम बनी है। तो आपका जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है वो आपकी रेट डिसाइड करता है। तो पहला केस वो है जिसमें आपको आरडीएस दिया हुआ है, यानी कि ये बता रखा है कि सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है। एंड उस आरडीएस के अंदर एक और बात ध्यान देने वाली है, उस आरडीएस के अंदर रिएक्टेंट साइड पे कोई इंटरमीडिएट नहीं है। उस आरडीएस में रिएक्टेंट साइड पे कोई इंटरमीडिएट नहीं है। मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। फॉर एग्जांपल वी हैव अ क्वेश्चन like NO2 plus F2 becomes NO2F. If we balance it, this will be this reaction. Clear? मैंने पिछली बार एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स समझाने में ये एग्जांपल लिया था, like 2NO2 plus F2 2NO2F बन गया। क्लियर? अगर मैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म दूं, मतलब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये ओवरऑल क्वेश्चन ही चल रहा है, तो इसका मैकेनिज्म ये है कि NO2 plus F2 बन रहा है NO2F प्लस F, एंड ये वाला F अब दूसरे NO2 के पास जाता है एंड ये बनता है NO2F। अगर आप इन दोनों स्टेप्स को जोड़िए, देखिए दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज द सेकंड स्टेप। अगर हम इन दोनों स्टेप्स को जोड़ते हैं, अल्टीमेटली व्हाट वी गेट इज 2NO2 प्लस F2 becomes 2NO2F। ये वाली चीज मिल जाएगी। अगर हम इन दोनों स्टेप्स को जोड़ते हैं, अल्टीमेटली वी गेट इज दिस पर्टिकुलर थिंग। अब देखो ये तो हमें मतलब मैकेनिज्म दिया हुआ, पर इसमें बोला गया है कि आरडीएस भी दिया होगा, तो वो केस वन है। आरडीएस का मतलब है हमें बता रखा है कि ये स्टेप स्लो है एंड ये स्टेप फास्ट। आरडीएस में हमें बता रखा है कि ये स्टेप स्लो है, ये वाला फास्ट है। चलो, यानी कि डिसाइड हो गया कि ये हमारी आरडीएस है। ये फर्स्ट स्टेप हमारा आरडीएस स्टेप है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। क्लियर? एंड इस केस में इट इन्वॉल्व्स
नो इंटरमीडिएट ऑन रिएक्शन साइड, लुक फॉर द आरडीएस। अकेले आरडीएस को देखिए, अकेले आरडीएस को देखिए, इसमें रिएक्टेंट साइड पे कोई इंटरमीडिएट नहीं है। देखो रिएक्टेंट साइड पे क्या है, NO2 वो रिएक्टेंट का पार्ट है, F2 वो भी रिएक्टेंट का पार्ट है। मान लो ये होता आरडीएस, सपोज सेकंड रिएक्शन आरडीएस होती, तो यार देखो इसमें क्या है रिएक्टेंट में, NO2 और F कहां से आया, क्या F है इस रिएक्शन में, F है, F तो एक इंटरमीडिएट है, F एक इंटरमीडिएट है, पर क्या आरडीएस स्टेप में रिएक्टेंट साइड में इंटरमीडिएट है, नहीं। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, यानी कि अब आप उस बात को याद करिए, साइकिल बनाने वाली फैक्ट्री वाली बात को। आपका सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सीट कितनी तेज बनी, आपकी जो सीट्स बन रही हैं वो 20 बन रही हैं, कितनी तेज बन रही हैं, यही बात हुई ना। अब हर वो चीज जो सीट बनाने को इनहेंस कर रही है, आपकी जो रेट है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपका साइकिल बनाने का रेट हर वो उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है जितनी तेजी से सीट बनेगी, मानते हो ये बात। यानी कि अगर ये आपका स्लोएस्ट स्टेप है तो आपका पूरे का पूरा रेट इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि फर्स्ट स्टेप कितना तेज होगा। अगर फर्स्ट स्टेप तेज होगा, सेकंड तो तेज ही है, तो ओवरऑल रिएक्शन तेज हो जाएगा, मानते हो ये बात। अब फर्स्ट स्टेप कब तेज होगा, मतलब फर्स्ट स्टेप डिपेंड करता है इनके ऊपर। यानी कि यहां पे हमारे पास रेट, अब मैं आंसर बना रहा हूं, ये तो पूरे का पूरा सिर्फ क्वेश्चन था, मैंने सिर्फ समझाया है कि कौन सा केस है। इस पूरे क्वेश्चन में मैंने सिर्फ समझाया है कि कौन सा केस है, ये वो केस है जिसमें मैकेनिज्म दिया होगा, अलॉन्ग विद ये भी बता रखा होगा आरडीएस कौन है, एंड आरडीएस के रिएक्टेंट साइड पे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स ही होंगे। इज दैट क्लियर? अब आगे चलते हैं, इसका आंसर बनाते हैं कि जो आरडीएस स्टेप है उसमें जो रिएक्टेंट है, हमारी सारी बात उसके ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि ये लोग कितना जल्दी रिएक्ट करेंगे उस हिसाब से ये रिएक्शन तेज हो जाएगा। ये लोग कितनी जल्दी रिएक्ट करेंगे उस हिसाब से ये तेज हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो रेट है, हमारा जो रेट है वो NO2 की पावर 1 के ऊपर डिपेंड किया एंड F2 की पावर 1 के ऊपर डिपेंड करा। और अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देता हूं तो ये बन जाता है K, ये बन जाता है K, एंड मेरे पास ऑर्डर निकल के आ गया है 2। अगर मैं इसको देखूं तो ऐसा लगता है जैसे 3 आना चाहिए, ये 1 है, ये 2 है, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, तो उस हिसाब से लग रहा है कि ऑर्डर 3 आना चाहिए, पर नहीं, ऑर्डर 2 है। क्यों ऑर्डर 2 है? क्योंकि आरडीएस स्टेप में रिएक्टेंट्स कितने हैं, आरडीएस स्टेप में देखो ऑर्डर बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ reactants in RDS। सबसे स्लोएस्ट स्टेप में रिएक्टेंट कितने हैं, क्योंकि आपकी रेट, आपका स्पीड ऑफ द रिएक्शन इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि सबसे स्लो स्टेप कितना तेज हो सकता है या कितना स्लो हो सकता है। अल्टीमेटली इसमें जो सबसे स्लोएस्ट है उसके रिएक्टेंट्स ही एक्चुअली में रेट होता है। दिस इज द तरीका टू कैलकुलेट द रेट लॉ, बट दिस इज जस्ट द केस 1। धीरे धीरे करके बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी एंड बहुत ज्यादा ये शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे, इस पे पहुंच जाएंगे हम। क्लियर? ये सबसे सिंपल अप्रोच है, दैट इज केस नंबर 1। एक और एग्जांपल मैं इसी केस में लेता हूं, सच दैट इट मस्ट बी प्रीटी क्लियर। कोई दिक्कत? लेट्स हैव इट द सेकंड एग्जांपल ऑफ द केस नंबर 1। कोई दिक्कत? हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़े हैं, सॉल्यूशन छोटे। सॉल्यूशन तो छोटे ही होंगे भाई, सिर्फ रेट लो और ऑर्डरिंग तो निकालना है, ठीक है ना। दिमाग का खेल है सारे का सारा, कोई चक्कर नहीं है। फाइन, 3ClO माइनस बिकम्स ClO3 माइनस प्लस 2Cl माइनस, ये खेल है। क्लियर? इसका मैकेनिज्म हमें दिया हुआ है, पहले तो आप करके देख सकते हो, इन दोनों को जोड़ के वैसे ये बनेगा, चलो ये तो क्लियर है, वैसे इसमें कोई इतना दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैकेनिज्म है, आरडीएस तक दिया हुआ है क्योंकि स्लो ही आरडीएस है, यानी कि ये हमारा आरडीएस है, यानी कि हमें तो सिर्फ इसको देखना है बस। एंड इट इन्वॉल्व्स नो इंटरमीडिएट, देखिए है कि नहीं है, इसमें ये वाली चीज है, क्या ये इंटरमीडिएट है, ये तो रिएक्टेंट है, ये हमारे पास रिएक्शन थी, इसमें ये रिएक्टेंट है, वही हमारा रिएक्टेंट है, इंटरमीडिएट है ही नहीं है। यार यहां से आंसर आ गया वैसे,
रेट जो है वो आरडीएस स्टेप के रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि ये आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ClO माइनस की पावर 2, आगे 2 लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाता हूं तो ये अल्टीमेटली मेरे पास बन जाता है k, एंड यहां से मेरे पास ऑर्डर निकल के आ जाता है। बहुत ही आसान काम है, एक मैकेनिज्म है जिसमें आरडीएस स्टेप यानी कि स्लोएस्ट ही हमारा आरडीएस होता है। क्लियर? एंड इट नॉट इन्वॉल्व्स एनी इंटरमीडिएट ऑन द रिएक्टेंट साइड। देखो प्रोडक्ट में तो बना हुआ है, प्रोडक्ट का लफड़ा नहीं है, प्रोडक्ट में बना हुआ है इंटरमीडिएट इन द प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट नहीं, ये तो प्रोडक्ट है, ये तो प्रोडक्ट है, ये है इंटरमीडिएट इन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का कोई लफड़ा नहीं है, नो इंटरमीडिएट ऑन द रिएक्टेंट साइड पे कोई इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिएक्टेंट साइड पे ही हमारी डिपेंडेंसी है। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? यहां से हमारे पास ऑर्डर क्या आ गया है, ये रिएक्टेंट्स की गिनती, यहाँ पे और कोई है नहीं है तो इसलिए सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड करेगा, एंड आगे 2 है तो पावर 2 के ऊपर डिपेंड करेगा। कोई दिक्कत? नाउ our next cases, next case मतलब केस नंबर 2, ठीक है ना? एंड केस नंबर 2 इज mechanism in which RDS is given and it involves intermediate। reactant साइड पे क्या है? इंटरमीडिएट है। इज दैट थिंग क्लियर? अब आरडीएस स्टेप इंटरमीडिएट के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? तो लेट्स हैव इट, एक एग्जांपल लेता हूं एंड देन हम उसको फिर सॉल्व करेंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा। एंड थर्ड केस इससे भी खतरनाक है, फाइन, क्योंकि उसमें तो आरडीएस भी नहीं दिया होगा। कोई दिक्कत? लेट्स हैव इट। सो नेक्स्ट हमारे पास है केस नंबर 2 के लिए फर्स्ट एग्जांपल है कैलकुलेट रेट लॉ। इस पर्टिकुलर एग्जांपल का रेट लॉ निकालना है 2O3, दैट इज 3O2 बन रहा है। इसका मैकेनिज्म दिया हुआ है O3 O2 प्लस O बन रहा है, ये फास्ट है, एंड दिस इज O, ये जो इंटरमीडिएट है ये बेसिकली हमारे पास इंटरमीडिएट हुआ। ये जो इंटरमीडिएट है वो अगले O3 के साथ मिलके 2O2 बना रहा है। नाउ दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप। पहले तो केस नंबर 2 को जस्टिफाई कर लेते हैं। आरडीएस दिया हुआ है बिल्कुल, दिस इज द आरडीएस बिकॉज़ स्लो इज द आरडीएस। सबसे स्लोएस्ट स्टेप ही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। कोई दिक्कत? क्लियर? तो दिस इज द आरडीएस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इट इन्वॉल्व्स इंटरमीडिएट ऑन रिएक्टेंट साइड। भाई बिल्कुल दिस इज द इंटरमीडिएट। अब अगर हम देखें तो रेट क्या बनना चाहिए? रेट आना चाहिए K3 बिकॉज K इज गिवन O3, दोनों की पावर 1 1। क्यों? क्योंकि आगे 1 1 है। अब ये रेट आना चाहिए, क्या यही रेट लिखते हैं? ये तो लिख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो हमें ओवरऑल रिएक्शन दी गई है, देखो क्वेश्चन तो इतना ही है। अब ये क्वेश्चन में क्या आपको O दिख रहा है? क्या इस क्वेश्चन में आपको O दिख रहा है? कोई दिक्कत? कि राम हलवाई के समोसे कितनी तेज बनेंगे कि जितनी तेज शाम हलवाई नहा लेता है, ये क्या मतलब हुआ? अरे भाई सिंपल सी बात है, O के ऊपर डिपेंडेंसी कैसे बता सकते हो जब O तो है ही नहीं है। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन में सिर्फ O3 है एंड O2 है, O तो है ही नहीं है। अब फिर क्या करें? यानी कि इस O को कहीं ना कहीं से सब्स्टिट्यूट कराना पड़ेगा। अब देखो O को सब्स्टिट्यूट कहां से कराएंगे? यहां O प्रेजेंट है, फाइन, मैं इसको ले लेता हूं रिएक्शन नंबर 1 फ्रॉम रिएक्शन 1, यानी कि O3 K1 K2 O2 प्लस O। कोई दिक्कत? अगर मैं देखूं, अगर मैं वो इक्विलिब्रियम की तरह हम जैसे लिखते होते ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह वैसे लिखूं तो ये क्या आ जाएगा? K1 अपॉन K2 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। क्लियर? ये पता वैसे कैसे बनाया कि रिएक्टेंट की डिपेंडेंसी देखें तो K1 इंटू O3। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन रेट देखें, फॉरवर्ड देखो इसको बड़ा सिंपल है बनाना। देखो रेट ऑफ
फॉरवर्ड अगर बनाए तो ये आ जाएगा K3 into O3 एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अगर बनाए तो ये आ जाएगा K2 O2 O। फाइन। अगर इन दोनों को इक्वल रख लें, सॉरी दिस इज K1, दिस इज K1, इन दोनों को अगर इक्वल रख लें तो ये आ जाएगा हमारे पास K1 अपॉन K2 O2 O अपॉन O3। इन दोनों को इक्वल रख लिया मैंने तो K2 इधर ले आया। अब यहां से O सब्स्टिट्यूट करा लो। O बेसिकली क्या आ गया, K1 O3 अपॉन K2 O2, ये आ गया हमारे पास O। इस O को उठा के कर दो यहां पे सब्स्टिट्यूट, तो ये क्या आ जाएगा K3 O3 K1 O3 अपॉन K2 O2। इज दैट क्लियर? एंड अगर हम यहां पे देखें अल्टीमेटली व्हाट वी गेट इज K1 K3 O2 का स्क्वायर अपॉन K2 O3 का स्क्वायर K2 O2 की पावर। दिस इज अवर फाइनल रेट। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे बनाऊं आपके पास, यहां बना देता हूं, तो मेरा फाइनल आंसर बेसिकली बन गया है रेट इज इक्वल टू K1 K3 K2 को मैं सब्स्टिट्यूट करा के K लिख देता हूं, O3 का स्क्वायर O2 की पावर, एंड ऑर्डर यहां पे मेरे पास बन गया है 1। क्यों? क्योंकि दिस इज 2, दिस इज अगर ऊपर जाएगा तो -1, दिस कम्स आउट टू बी 1, यही होगा। अब सेकंड पता नहीं थर्ड लेक्चर था, उसमें हमने रेट लॉ में ये एग्जांपल लिखा था। थर्ड लेक्चर में रिमेंबर, थर्ड लेक्चर में हमने ये एग्जांपल लिखा था, तब हमने बताया था ये ऐसा होता है, और मैंने तब ना इसे स्टार मार्क कराया था सिर्फ इस बात के लिए कि ये बहुत यूनिक है। यूनिक है, इसमें प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंडेंसी दिखा रखी है। यूनिक इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंडेंसी दिखा रखी है। दोबारा देखो सॉल्व कैसे हुआ। ये हमारे पास पूरा रिएक्शन था, ये उसका मैकेनिज्म गिवन था। मैकेनिज्म में जो आरटीएस स्टेप है उसमें इंटरमीडिएट है, जो आरटीएस स्टेप है उसमें इंटरमीडिएट है। तो अगर हम देखें तो ये बन जाएगा K3O3 की पावर 1 O की पावर 1। हम इस इंटरमीडिएट के ऊपर रेट लॉ नहीं लिख सकते, इंटरमीडिएट की फॉर्म में रेट लॉ नहीं लिख सकते, तो इंटरमीडिएट किसी न किसी जगह से सब्स्टिट्यूट कराना पड़ेगा। अब सब्स्टिट्यूट करा लेते हैं। अब इंटरमीडिएट सब्स्टिट्यूट कहां से होगा? इंटरमीडिएट सब्स्टिट्यूट होगा फर्स्ट इक्वेशन से। अब रिएक्शन नंबर 1 लिख ली यहां पे, O3 बिकमिंग O2 प्लस O, O3 बिकमिंग O2 प्लस O, ये K1 है, ये K2 है। रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन K1 into O3, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि रिएक्शन कितना है। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितना है। अब ये दोनों रेट तो इक्वल है, ये तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है, ये दोनों तो इक्वल है क्योंकि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है। अगर ये दोनों इक्वल है तो K1 upon K2 ये आ गया, और यहां से O इंटरमीडिएट की वैल्यू ये आ गई। अब इस O इंटरमीडिएट को उठा के यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, इस O इंटरमीडिएट को उठा के यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, व्हाट वी विल गेट इज K3O3 K1 O3 upon K2O। कोई दिक्कत? एंड अगर हम यहां पे देखें, दिस इज K1 K3 O3 का होगा स्क्वायर, O2 की पावर होगी 1, एंड तीनों के जो तीन कांस्टेंट है उनको सब्स्टिट्यूट करा के एक कांस्टेंट लिख लिया है। कोई दिक्कत? वेयर K इज इक्वल टू K1 K3 अपॉन K2, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइन, कोई भी दिक्कत? ये वो था जिसमें RDS गिवन है एंड इट इन्वॉल्व्स इंटरमीडिएट्स ऑन द रिएक्टेंट साइड। RDS स्टेप के रिएक्टेंट साइड पे इंटरमीडिएट है। इज दैट थिंग क्लियर? केस नंबर 2 का एक और एग्जांपल कर देते हैं, सच दैट दिस मस्ट बी प्रीटी क्लियर। कोई दिक्कत? अच्छा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेट लॉ दिया हुआ है। पहले तो यार केस को जस्टिफाई कर लिया करो। हमारे पास बेसिकली एक मैकेनिज्म बना हुआ है पूरे का पूरा,
फास्ट स्लो फास्ट, यानी कि हमारे पास आरडीएस स्टेप भी गिवन है, ये हमारे पास आरडीएस स्टेप है, क्लियर। एंड आरडीएस स्टेप इन्वॉल्व्स इंटरमीडिएट, आरडीएस स्टेप में बेसिकली क्या है, इंटरमीडिएट है। पहले तो ये देखो कौन है यहाँ पे इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट है, क्योंकि ये मेरे को नहीं दिख रहा है। अगर हम पूरे एग्जांपल में देखें, दिस वाज एग्जांपल, इसमें इस रिएक्शन में हमारे पास ये चीज नहीं दिख रही है, ये हमारे पास इंटरमीडिएट है। मीडियम या कैटलिस्ट की फॉर्म में तो देखो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, Br माइनस का कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि मीडियम के फॉर्म में आ सकता है। देखो हमारा जो रिएक्शन है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड कर सकता है, मीडियम का कोई लफड़ा नहीं है। ये मीडियम के ऊपर डिपेंडेंसी अपने आप में काफी खास एग्जांपल हो गया, मीडियम के ऊपर डिपेंडेंसी के कारण ये काफी खास एग्जांपल हो गया है। तो ये तो देखो हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इंटरमीडिएट है। अब ये इंटरमीडिएट देखो हम कहां से सब्स्टिट्यूट करा के ला सकते हैं, यहां से, क्योंकि यहां भी ये इंटरमीडिएट प्रेजेंट है, यहां भी ये इंटरमीडिएट प्रेजेंट है। यानी कि देखा जाए ना, अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊं तो इस रिएक्शन का कोई काम नहीं है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का कोई काम नहीं है यहाँ पे, हम यहां से निकाल सकते हैं। तो निकालो तो आरडीएस स्टेप के हिसाब से मैं रेट लिख के रख लेता हूं, मेरे पास रेट आ गया K3 H2NO2 प्लस की पावर 1, कोई दिक्कत नहीं है 1 तो, एंड Br माइनस की पावर 1, कोई दिक्कत। ये मैंने लिख के रख लिया आरडीएस के हिसाब से, क्योंकि रेट हमारा होता है आरडीएस में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। रेट हमारा क्या होता है, आरडीएस स्टेप के रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मैंने यहाँ पे रेट लिख के रख लिया आरडीएस के हिसाब से, कोई दिक्कत। अब इसमें ये जो चीज है Br माइनस, इसका तो कोई लफड़ा नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको हमें सॉल्व करके लाना है यहाँ से। तो ये हम कहां से लाएंगे, फ्रॉम रिएक्शन 1, रिएक्शन 1 पे, यानी कि H प्लस HNO2 K1 K2 H2NO2 प्लस, फाइन। रेट ऑफ फॉरवर्ड जैसे अभी किया था पहले, K1 H प्लस HNO2, रेट ऑफ बैकवर्ड K2 H2NO2 प्लस, कोई दिक्कत, इजंट इट। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यहां पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यहां पे डिपेंड करता है, कोई भी दिक्कत। अब इन दोनों को कर लो इक्वल, अगर इन दोनों को इक्वल करेंगे तो K1 H प्लस आयन HNO2 इज इक्वल टू K2 H2NO2 प्लस, कोई दिक्कत। एंड अगर मैं देखूं, मैं सिर्फ यहाँ K2 को उड़ा के यहां लिख देता हूं, अल्टीमेटली ये मेरे पास इस चीज की वैल्यू है, मानते हो बात। मैंने इंटरमीडिएट की वैल्यू सॉल्व कर ली है यहाँ पे, एंड देन आई विल पुट दिस इंटरमीडिएट वैल्यू इनटू द इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर देंगे, दिस कम्स आउट टू बी K3 K1 अपॉन K2 H प्लस आयन HNO2 एंड Br, ये मेरे पास फाइनली बनता है। इन सबको सब्स्टिट्यूट करा के मैं सिर्फ एक K लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर पहले ये देखिए, ये जो तीन चीजें हैं, क्या ये तीनों रिएक्टेंट में प्रेजेंट है, बिल्कुल, ये पड़ी मीडियम लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना बन गया है, कोई भी दिक्कत। ध्यान दीजिए, तीन रिएक्शन थे, स्लोएस्ट को आरडीएस मान लिया, आरडीएस में था इंटरमीडिएट, इसलिए बन गया केस नंबर 2, इसलिए बन गया केस नंबर 2। इस इंटरमीडिएट को सॉल्व करने के लिए उसको लिया इंटरमीडिएट को रिएक्शन नंबर 1 से, ये इक्वेशन थी। फॉरवर्ड रिएक्शन इसके ऊपर डिपेंड करता है, बैकवर्ड इसके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों को रख लिया इक्वल, बिकॉज़ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, ये हो गया हमारे पास, क्लियर। एंड यहां से हमने H2NO2 प्लस का निकाल लिया वैल्यू, इसको निकाल के हमने कर दिया सब्स्टिट्यूट रेट वाली इक्वेशन में, एंड वी गेट द फाइनल रेट इक्वेशन। कोई भी दिक्कत, क्लियर। सो दैट इज बेसिकली द केस नंबर 2।
अब तक हम दो केसेस कर चुके हैं, जिसमें पहले में हमें आरडीएस के साथ ये भी बात पता थी कि आरडीएस में रिएक्टेंट साइड पे कोई इंटरमीडिएट नहीं है। अब ये वो चीज है जिसमें आरडीएस में रिएक्टेंट साइड पे एक्चुअली में इंटरमीडिएट है। क्लियर? नाउ मूव टू द थर्ड मेथड, दैट इज जिसमें आरडीएस भी नहीं पता होगा। क्लियर? यानी कि हमें कुछ भी स्पेसिफाई करके नहीं दिया गया, कोई इंटरमीडिएट का लफड़ा नहीं बताया गया, कुछ भी हो सकता है, इंटरमीडिएट आ सकता है, नहीं भी आ सकता, आरडीएस दिया नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। ये हमारे पास थर्ड मेथड, इसका नाम है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। फाइन, विच वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। तब तक पढ़ते रहिए, किसी को कोई भी दिक्कत है यू कैन डेफिनेटली पिंग मी अप। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।